नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो अभी संघर्ष चल रहा है उसके बारे में। ये क्यों है, इसका इतिहास क्या रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, और ये बार बार क्यों ऐसा होता है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल आपस में युद्धतर रहते हैं, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। अभी जैसे देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, अन्य माध्यमों से, कि 7 तारीख को गाज़ा पट्टी में जो हमास के अंडर में है, वहाँ से इज़राइल के ऊपर रॉकेट से हमला किया जाता है और 20 मिनट के अंदर लगभग 5000 रॉकेट दागे जाते हैं। और उसके बाद हमास के जो लड़ाके हैं वो इज़राइल की बॉर्डर को तोड़कर इज़राइल में घुसते हैं। और वहाँ पे जैसे एक संगीत प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ लगभग 200-250 लोगों को गोली मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। और इज़राइल में के विभिन्न इलाकों में घुसपैठ करते हैं, समुद्री रास्तों से भी, हवाई रास्तों से भी, और ज़मीनी हमले के द्वारा इज़राइल पे एक अटैक करते हैं। और इतना भयानक और दर्दनाक जो हमला होता है, इसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं कि सुबह 6:30 का टाइम रहता है और उस दिन उनके अवकाश का दिन होता है, वहाँ संडे को छुट्टी नहीं होती है। तो 7 तारीख को अवकाश का दिन था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, सुबह का टाइम था, और अचानक इतना भारी, मतलब इज़राइल के 50 साल के इतिहास में इतना भारी हमला अभी तक नहीं हुआ है कि एक साथ 5000 के करीब रॉकेट इज़राइल की धरती पे गिरते हैं। उसमें से कई सारे रॉकेट को जो इज़राइली डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो ऊपर ही, मतलब आकाश में ही मार गिराता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है तो सभी को डिटेक्ट नहीं कर पाते और वो इज़राइल के रिहायशी इलाकों में, गाँवों में वो गिरते हैं और काफ़ी जनहानि, क्षति पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो उनके हमास के लड़ाके, तो बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया है और जो वहाँ के वीडियो और जो वहाँ से खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि लड़ाई वो होती है जो आमने सामने सेना लड़े। यहाँ तो सोते हुए लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, महिलाओं के साथ रेप किया गया, 14-15 साल, 16 साल के लड़के लाशों के बीच में लड़कियों और महिलाओं के साथ बर्बरता किए, उनको के साथ रेप किया, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दी गई। एक 90 साल की महिला थी, मतलब उससे किसी तरह का खतरा तो किसी को नहीं उत्पन्न होना चाहिए, उसको भी लोगों ने गोली मार दी। और ऐसे करके लगभग
300-400 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा और 1000 के करीब लोग घायल हुए और 150 लोगों को वो बंधक बना के ले गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और कुछ सेना के जवान थे। उनको पकड़ के वो अपने साथ गाजा ले गए कि आगे चल के जब लड़ाई होगी तो उनको आगे करके जो है बातचीत करने में, उनसे अपने जो उनके लोग जेलों में, इजरायली जेलों में बंद हैं, उनको छुड़ाने में, उनसे एक तरह से सौदाबाजी करने में उनको मदद मिलेगी। ये इतना भीषण हमला था कि इजरायली सेना और वहाँ की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मोसाद, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और हाईटेक वहाँ की इंटेलिजेंस है, जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में है। खतरनाक तरीके से वो अपने ऑपरेशनों को अंजाम देते रहे हैं। उनको भी किसी भी तरह की भनक नहीं लगी और इतना भारी हमला इजराइल के ऊपर हुआ। और तब से लेके अब अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे एक युद्ध की तरह लिया है कि उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर हमला हुआ है हमास संगठन के द्वारा, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने युद्ध की घोषणा की है। और तब से लेके अभी तक इजरायली एयरफोर्स गाजा स्ट्रिप पे लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलों से हमला हो रहा है और लगभग 1.5 लाख जवान गाजा को के बॉर्डर पर डिप्लॉय हुए हैं वो ज़मीनी लड़ाई के लिए। अभी तक जो सुनने में आ रहा है उसमें लगभग 2000 के करीब जगहों पे गाजा स्ट्रिप पे हवाई हमले हुए हैं और मरने वालों की संख्या 2000 से ऊपर हो गई है, जिसमें 900 के करीब इजरायली लोग मारे गए हैं। और जो इजराइल के अंदर हमास के लोग उसके उत्पात मचा रहे थे, उसमें 1500, अभी इजरायली मीडिया ने बताया कि 1500 उन आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो इजरायली क्षेत्र में जिनकी लाशें मिली हुई हैं। और उसके बाद जो बमबारी से लोग मर रहे हैं, उसमें हमास की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की वजह से जो इजराइल अब उस पर हमला कर रहा है गाजा स्ट्रिप पे, उसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि बम गिरेगा तो अगल बगल वो किसी को देखेगा नहीं कि यहाँ बच्चा है या महिला है। इनकी खामियाजा जो है वहाँ की जनता भुगत रही है। वहाँ के छोटे बच्चों के ऊपर लगभग 200 के करीब महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो गई है। गाजा पट्टी जो है वो इजराइल से सटा हुआ, मतलब फिलिस्तीन जो है वो 2 पार्ट में है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी, जो बहुत छोटा सा एरिया है और विश्व का सबसे घनी बसावट है, क्योंकि वो 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसकी एक बॉर्डर मिस्र से लगती है, बाकी 3 तरफ, 2 तरफ से इजराइल है और एक तरफ जो है भूमध्य सागर पड़ता है। और वहाँ पे लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी निवास करते हैं इतनी छोटी सी जगह में। और वहाँ पे किसी भी तरह का रोजगार का साधन या उनके जीवन यापन के लिए किसी भी तरह की वो मदद, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद और जो अरब मुल्क
उनकी मदद करते हैं, विश्व उनकी मदद करता है, उसी से उनका जीवन यापन होता है। वहाँ की बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था जो है इज़राइल ही देखता है। और इस संघर्ष में इज़राइल ने वहाँ की घेरा डालने के बाद वहाँ की बिजली और पानी और सप्लाई लाइन को काट दिया है, और ये आदेश भी शायद दिया है कि लोग उसको खाली करें, ताकि जो हमास के लोग हैं उनको वो मार सके। इज़राइल और फिलिस्तीन का जो ये संघर्ष है, ये 1948 से लेकर अभी तक चला आ रहा है। इज़राइल और फिलिस्तीन का मत संघर्ष आरंभ कोई हल फिलहाल के समय से नहीं उभरा है। ये 19वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। वास्तव में 1897 ईस्वी में फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। इतिहास में यह आंदोलन जायोन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहूदियों का जो लिखित इतिहास है वो लगभग 400 वर्ष पुराना है, और पहले फिलिस्तीन पे इजरायली मतलब यहूदी लोग रहा करते थे, उनका साम्राज्य था। जैसे सोलोमन सम्राट वहाँ के राजा थे। उसके बाद 1100 1187 ईस्वी में वहाँ पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, और तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य था उनका इज़राइल पे अधिकार हुआ, और वो 1948 तक इज़राइल पे अरब मुस्लिमों का कब्जा रहा। और उसके बाद फिर 1948 से इज़राइल का जन्म हुआ, इज़राइल देश का जन्म हुआ। इसके बाद से इस ज़मीन के टुकड़े को लेकर फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच जब तक झड़पें होती रहती हैं, अभी तक इन दोनों देशों के, दोनों इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग 6 युद्ध हो चुके हैं। और इज़राइलियों मतलब यहूदियों का ये मानना है कि वो यरूशलेम जो जगह है वो उनके नज़रिए से उनके सबसे पवित्र जगह है, और यरूशलेम जो जगह है वहाँ पे ईसाइयों का भी सबसे पवित्र स्थल उसमें है। मुस्लिमों का भी मक्का मदीना के बाद वो तीसरी अल-अक़सा मस्जिद जो है वो उनके तीसरे नंबर पे आती है जो पवित्र जगहों में है, और यहूदियों का भी वो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जब फिलिस्तीन से यहूदियों का पलायन हुआ, वहाँ पे उत्पीड़न बढ़ा मुस्लिमों का, अरब मुस्लिमों का, तो वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। भारत में भी उनकी काफ़ी संख्या यहाँ निवास करती थी। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक समझौता किया कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ जाएगा, और जो सीरिया है वो फ्रांस के कब्जे में रहेगा। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य एक तरह से विखंडित हो गया, और वहाँ फिलिस्तीन से उसका राज्य ख़त्म हो गया। उसके बाद ब्रिटेन के कब्जे में आया,
और फिर इसके बाद कालांतर में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स फाल बाल्फोर की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया कि इस निर्णय के तहत यहूदी मातृभूमि की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की गई और यहूदियों के लिए एक देश के गठन का मांग को स्वीकार किया गया। इस घोषणा के इतिहास में बाल्फोर घोषणा के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त है। इस घोषणा के बाद इजराइल के लिए एक पृथक देश के गठन का आधिकारिक आधार तैयार होता है। जब सारे इजरायली यहूदी पूरे विश्व में फैल गए, कुछ शरणार्थी रूप में फिलिस्तीन में बचे हुए थे, लेकिन सारे यहूदी जहाँ भी रहे हों उनके मन में भावना हरदम से रही है कि उनकी जो पवित्र जगह है, उनकी जो मातृभूमि है, उसमें उनको जाके रहना है और उसके लिए वो प्रयासरत है। दुनिया में यहूदी ऐसी कम्युनिटी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी में हिटलर के शासन में यहूदियों को एक संदेह के नज़रिए से देखा जाता था और लगभग 60 लाख यहूदियों को वहाँ गैस चैम्बरों में और प्रताड़ित करके उनको वहाँ मार दिया गया। और उसके बाद फिर यहूदियों में मतलब भावना उत्पन्न हुई कि हम लोग अपने देश में किसी भी तरीके से कैसे भी करके हम इजराइल मतलब अपना देश एक बनाएंगे और वहाँ जाके रहेंगे। और इनको ब्रिटेन के तरफ से आश्वासन मिला प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही कि हम आपका एक देश बना के देंगे। फिर आगे 1930 ईस्वी में जैसे जर्मनी ने नाजी शासन की स्थापना होती है और फिर इनका यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। लगभग 60 लाख लोगों को जिंदा मार दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से धीरे धीरे जो प्रताड़ित यहूदी थे वो फिलिस्तीन आके धीरे धीरे वहाँ की अरबों से ज़मीनें खरीद के वो वहाँ बसना स्टार्ट किए। और इसके बाद अरबों में और फिलिस्तीनियों में संघर्ष भी शुरू हो गया। फिर उसके बाद जर्मनी में नाजी शासन के प्रताड़ना से बचने के फिलिस्तीन आकर यहूदियों का बसना और उसके आसपास अरब क्षेत्रों के लोगों के द्वारा परिगठन का विरोध करना और यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष में धीरे धीरे अधिक गंभीर होता गया और अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्ष विभिन्न युद्ध लड़ते गए। वैश्विक स्तर पर कुछ देश इसराइल का समर्थन करते हैं, मुख्यतः सभी अरब देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं। और इस दौर में इजराइल तकनीकी दृष्टि बहुत आगे निकल जाता है तथा चारों ओर से शत्रुओं से घिरा होने के बावजूद भी अपनी रक्षा करने में सक्षम रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बढ़ते तनाव के मद्देनजर 1947 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के संघ में समक्ष भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय लिया जाता है कि फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया जाए और इसके एक हिस्से में अरब आबादी अरब मुस्लिम रहेंगे और दूसरे हिस्से में यहूदियों को दे दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह निर्णय यहूदियों को सहर्ष स्वीकार हो जाता है। यहूदी 1948 में इजराइल को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर देते हैं। इसी समय 1948 में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपनी सीमाएं हटा ली जाती हैं, लेकिन अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता है और यहूदियों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुनते हैं। उस समय संयुक्त राष्ट्र में ले गए फिलिस्तीन क्षेत्र के संबंधित मुद्दे पर भारत ने इजराइल के विरुद्ध तथा अरबों के पक्ष में मतदान किया था। फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है। अरब और इजराइल के बीच पहला जो युद्ध हुआ 1948 ईस्वी से 1949 तक, लगभग 1 साल तक ये युद्ध हुआ। जब ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं फिलिस्तीन से हटा ली और इसको 2 भागों में बांट दिया, जिसमें जिसमें 44% एरिया को फिलिस्तीन को दिया गया
और 8% इस एरिया जो यरूशलेम का था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी जॉर्डन को दी गई, तीसरे देश को। और जो बाकी बचा हिस्सा था वो इजराइल के अधीन हुआ। और जब 1948 में 4 देश मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया ने मिलकर इजराइल पे हमला किया, अंततः इस युद्ध में अरब क्षेत्र के विभिन्न देश शामिल थे। इस युद्ध में अत्यधिक हिंसा हुई और इसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल की राजधानी बना। और इस युद्ध में इजराइल विजय हुआ। ये चारों मतलब अरब कंट्रियां जो थी वो हार गई और काफ़ी जनहानि हुई। लगभग 15,000 लोग तो खाली सीरिया के मारे गए और इजराइल के भी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। और यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी हिस्से की तरफ विस्तार की नीति को बल दिया। आगे चले इजराइल की संसद ने 1980 ईस्वी में कानून पारित किया जिसके तहत संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के लड़े गए पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग या तो मारे गए या तो फिर विस्थापित हो गए या जान बचाकर भागना पड़ा। इसी कारण इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थी का संकट अभी तक गहराया हुआ है। उसके बाद फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO का गठन हुआ। यासिर अराफात ने 1974 ईस्वी में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का निर्माण किया जो इजराइल से संघर्ष करता रहा। इसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों को पुनर्वास करना, उनकी सुरक्षा करना, फिलिस्तीनी लोगों के भलाई सुनिश्चित करने और इजराइल के विरुद्ध कार्य करना था। फिलिस्तीन मुक्त संगठन को जो सबसे पहली मान्यता दी थी वो भारत ने दी थी। और फिलिस्तीन और इसके अलावा 1988 में इसमें फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में भारत ने दर्जा दिया। फिर उसके बाद 1948 के जो युद्ध के बाद फिर 6 दिवसीय 1968 ईस्वी में युद्ध हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1968 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। चूँकि यह युद्ध 6 दिनों तक चला इसलिए युद्ध को इतिहास में 6 दिवसीय युद्ध के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसमें भी संयुक्त जो देश थे, अरब देशों के संयुक्त संगठन और इजराइल के विरुद्ध लड़ा गया और इसमें भी इजराइल ने विजय प्राप्त की। और जितने भी युद्ध इजराइल और अरब देशों के बीच हुए हैं उसमें इजराइल ने कुछ ना कुछ भूमि जो है और अर्जित करता रहा है। कभी सीरिया से, कभी मिस्र से, कभी जो फिलिस्तीनी इलाका था उसमें। आज के टाइम में लगभग 20% से कम ज़मीन जो फिलिस्तीन की बची हुई है, बाकी सब इजराइल के कब्जे में आ गई है। ये जितनी बार भी उसके ऊपर हमला करते हैं या उसके साथ संघर्ष करते हैं उतनी बार इनको मार पीट के वो भगा देता है और उस ज़मीन को अपने में मिला लेता है। ये क्रम लगातार चलता ही रहता है। इजराइल ने इस 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम में सीरिया के गोलान हाइट्स नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जो इजराइल का हिस्सा बन गया। इसके अलावा इस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम नामक हिस्सों पर आधिपत्य स्थापित किया। जबकि इस युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र नामक अरब देश के गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र भी छीन लिए हैं। जो अभी गाजा पट्टी जो इलाका है वो पहले मिस्र के वहाँ अंडर में था, उसको भी इजराइल ने ले लिया और वहाँ पे अपना शासन स्थापित। आगे चल गए 1989 ईस्वी में इजराइल और मिस्र के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत इजराइल ने 1982 ईस्वी में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। इसके बदले में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की। उस समय से इजराइल को आधिकारिक रूप से एक देश के तौर पर मिस्र पहला देश बना जो उसको
देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो अभी इजराइल और हमास के बीच में जो ये संघर्ष चल रहा है, इस हमास नामक आतंकवादी संगठन का जो उदय हुआ वो 1987 ईस्वी में एक आतंकवादी संगठन का उदय हुआ। इस संगठन का उद्देश्य जाकर जिहाद का सहारा लेकर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना था, एक भूभाग पर कब्जा करना और आतंकवाद के माध्यम से इजराइल को कमजोर करना। इस हमास नामक संगठन एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है। इस संगठन को सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता रहता है। वर्तमान में भी इस संगठन ने गाजा पट्टी नामक स्थल पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। 2005 के बाद 2007 में जब वहाँ चुनाव हुए तो हमास को वहाँ बहुमत मिला और उसके बाद से वहाँ पे चुनाव नहीं हुए। एक तरह से हमास का वहाँ कब्जा हुआ और वो उसको रूल करता है गाजा पट्टी वाले इलाके को, और तभी से वो गाजा पट्टी पे काबिज है। हमास संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ या तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए 2 राष्ट्रों के समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने को तैयार नहीं है। यह संगठन इस क्षेत्र में इसराइल के सभी पूर्ण दावों को खारिज करता है। इसी तरह एक फतह नामक संगठन का उदय हुआ, जो यह संगठन फिलिस्तीन के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र का गठन करने के लिए उत्सुक है। यह संगठन वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र, जो वेस्ट बैंक का इलाका है, उस क्षेत्र में स्थापित है। इस संगठन की विचारधारा हमास की विचारधारा के विपरीत है। हमास के विपरीत संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए दो नेशन थ्योरी को मानने के लिए तत्पर है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के दौरान अब तक 2 इंतिफादा हुए हैं। इंतिफादा का अर्थ विद्रोह होता है। पहला इंतिफादा 1987 से 1993 के बीच में हुआ और उसके बाद ओस्लो समझौता हुआ जो 1993 में हुआ, जिसमें 2 नेशन थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है, 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से। इस समझौते के माध्यम से तय किया गया कि वेस्ट बैंक और गाजा क्षेत्र में फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष विराम लागू रहेगा। फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों के कुछ स्थानों को सीमित रूप से स्वायत्त प्रदान किया गया, शासन करने का अधिकार दिया गया। इनके उद्देश्य को पूर्ति के लिए इजराइल वेस्ट बैंक गाजा पट्टी दोनों क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अपने दावे को छोड़ दिया, लेकिन इजराइल ने इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी स्थान से अपने दावे को नहीं छोड़ा है। इसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता भी प्रदान की थी। दूसरा इंतिफादा 2002 से लेकर 2005 तक हुआ। इजराइल हमास ने अड़ियल रवैये के कारण ओस्लो शांति समझौते के द्वारा सुझाए गए समाधान सफल नहीं हो सका और 2002 से 2005 के बीच में फिर ये इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चलता रहा। ये ऐसी हिंसक स्थिति से निपटने के लिए इजराइल ने फिलिस्तीनी और यहूदी बस्तियों के बीच एक वेस्ट बैंक बैरियर का निर्माण की योजना बनाई। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों और इजराइल लोगों के बस्तियों को एक दूसरे के अलग करना था, ताकि भविष्य में किसी भी फिलिस्तीनी की ओर से होने वाले किसी भी हिंसक हमले में इजरायली लोगों की रक्षा की जाएगा। और इसी तरह 2021 में भी एक बार फिर विवाद स्तंभ आरंभ हो गया, जब इजराइल ने सैनिकों ने पूरी यरूशलेम के हराम अल शरीफ नामक स्थान पर स्थित अल अक्सा मस्जिद, जो मुस्लिमों की एक पवित्र जगह है, पर हमला कर दिया। और अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में सबसे तीसरा पवित्र स्थल है। इजराइल द्वारा इस कार्रवाई के विरोध में हमास ने नामक आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल में अनेक रॉकेट दागे और ये संघर्ष काफ़ी टाइम तक चलता रहा। ये मतलब जब से 1948 से जब फिलिस्तीन के 2 भाग किए गए, जिसमें एक फिलिस्तीन और एक इजराइल को मिला,
उसके बाद से अभी तक इनके बीच में कई बार युद्ध हो चुका है, कई बार फिलिस्तीन और इजराइल आपस में संघर्ष करते हैं, कई बार कई सारे देश मिलकर भी इजराइल से लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार इनको मात खानी पड़ती है। हर बार इजराइल इनको कूट पीट के भगा देता है और इनके कुछ ना कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता है और अपने क्षेत्र में मिलाता जाता है। और इजराइल का ये भी कहना है कि एक ग्रेटर इजराइल का निर्माण किया जाए, जिसमें सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र, जो इनके आसपास के देश हैं, उनके कुछ क्षेत्रों को मिला के एक ग्रेटर इजराइल का निर्माण हो, जिसमें यहूदी रहें। ऐसा नहीं कि इजराइल में मुस्लिम नहीं रहते, बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, वो शांत प्रिय हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और जो अभी संघर्ष चल रहा है उसमें भी वो भाग ले रहे हैं इजराइल की तरफ से। लेकिन जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है उसमें हमास का शासन है और वो एक चरमपंथी आतंकवादी, मतलब कई सारे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उस पर आतंकवादी संगठन का वो दे रखा है। तो वो जो है इजराइल के ऊपर छोटे मोटे हमले करता रहता है, लेकिन इस बार जो 7 तारीख को हमला किया वो बहुत ही भयानक और बहुत ही घातक था, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के हमला किया गया और 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे गए और उसके बाद जमीनी स्तर पर भी लोगों के ऊपर हमला किया गया। लोगों को घरों में घुस के उनको गोली मार दी गई, जो जहां मिला उसको वहीं पे मार दिया गया। औरतों के साथ ज़बरदस्ती की गई, उनका बलात्कार किया गया, बच्चों को गोली मार दी गई और बहुत सारे लोगों को वो बंधक बना के भी गाजा में अपने क्षेत्र में ले गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये अभी जो संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष की जो गूंज है पूरे वैश्विक स्तर पर सुनाई दे रही है। खासकर अरब मुल्कों में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे सीरिया और लेबनान, तुर्की, इराक, ये सारे देश जो है हमास का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और सऊदी अरब है, ईरान है और जो मिस्र है, जॉर्डन है, ये सब भी देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं इस बार। भारत सरकार ने भी इजराइल का इस आतंकवादी घटना का, इस संघर्ष में इजराइल का समर्थन किया है और आतंकवाद के किसी भी रूप को समाप्त करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय सरकार ने इजराइल का पूर्ण समर्थन किया है और लेबनान में जो हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन है वो भी लेबनान के साइड से भी इजराइल पे अटैक कर रहा है और इजराइल भी उस पर बमबारी कर रहा है, उसकी नाकेबंदी कर रहा है। और अगर ये चीज़ें जल्दी सॉल्व नहीं होती हैं तो ये किसी बड़े संघर्ष में भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है और अमेरिका तो पहले दिन से ही, जब से इजराइल की स्थापना हुई है तभी से इजराइल के साथ है वो और उसका हर तरह से समर्थन करता है, क्योंकि इजराइल में जितने यहूदी रहते हैं उसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या यहूदियों की है वो अमेरिका में है और अमेरिका में उनका प्रभाव, मतलब व्यापार, राजनीति, रक्षा
हर क्षेत्र में जो है यहूदियों का काफ़ी प्रभाव है। वो व्यापार में बहुत आगे हैं। सेना के जो साजो सामान बनते हैं उसमें भी इज़राइल और अमेरिका के पार्टनरशिप है। इस वजह से अमेरिका ने भी अपना एक युद्धपोत और एक जंगी बेड़े को भी भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है इज़राइल बॉर्डर पे, कि अगर कोई तीसरा देश इस संघर्ष में शामिल होता है तो वो भी इज़राइल के मदद के लिए उस पर आक्रमण करेगा। तो इस वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और कहीं ना कहीं ये विश्व शांति के लिए भी खतरा है, क्योंकि एक चिंगारी लगने की देर है। अगर कोई तीसरा देश या कोई संगठन इसराइल के ऊपर हमला करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका या पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, इन सभी देशों ने एक सुर में टॉप 5 जो देश हैं इन सभी देशों ने इज़राइल का समर्थन किया है और हर तरह से समर्थन का वादा किया है। और अमेरिका तो अपने साजो सामान गोला बारूद भी इज़राइल को सप्लाई कर रहा है। और अगर किसी दूसरे देश ने इन्वॉल्वमेंट की तो ये पूरे अरब जो रीजन है और भूमध्य सागर के किनारे वाले जो देश हैं इनके अस्तित्व पे एक तरह से संकट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर जो संघर्ष होगा ये फिर अरब इज़राइल और फिलिस्तीन का न रह के ये पूरे अरब वर्ल्ड का हो जाएगा। और इसमें जैसे यूएई ने हमास की इस कृत्य को, आतंकवादी घटना को जो इज़राइल के ऊपर हमला किया है इसकी इसने निंदा की है और एक तरह से उन्होंने इज़राइल का सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अमरीकी सहयोग से यूएई और इज़राइल के में राजनयिक संबंध बने हैं 2020 में और उसके बाद से इनके व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। और पिछले साल लगभग 4.5 लाख यहूदी इज़राइली दुबई और यूएई में पर्यटन के रूप में आए हैं। बहुत सारी कंपनियां दुबई में काम कर रही हैं और एक तरह से व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। अरब कंट्री में बहुत सारे देश हैं जैसे जॉर्डन है, मिस्र है, ये भी देश जो है इज़राइल से इनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, इनके बीच में आपस में व्यापार भी होता है। तो ये एक मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई है। इसमें जैसे फिलिस्तीन का क्या पक्ष है, दोनों पक्ष के मध्य चल रही संघर्ष के बीच फिलिस्तीन का चाहता है कि 1948 ईस्वी से पूर्व जो फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसको फिर से बहाल किया जाए, उन्हीं भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीनियों को बसाया जाए। इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों के मध्य वर्षों से चले आ रहे संघर्ष की स्थिति में फिलिस्तीन यह चाहता है कि 1967 से पहले की भौगोलिक स्थिति को फिर से बहाल किया जाए। लंबे समय से संघर्ष में रहे फिलिस्तीन की चाहत है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिया जाए और वहां पर फिलिस्तीन को स्वायत्तता को स्वीकार किया जाना चाहिए। उसी तरह यरूशलेम के विषय में फिलिस्तीन का मत है कि यरूशलेम के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को 2 भागों में विभाजित किया जाए और उसमें पश्चिमी हिस्से को बेशक इज़राइल को का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, लेकिन पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन को दे दिया जाए और इसे फिलिस्तीन की राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। इसी तरह जो इज़राइल का पक्ष है, इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों इस देश के लंबे समय से चल रहे भीषण संघर्ष के बीच इज़राइल की चाहता है कि उसका पूरे यरूशलेम पर केवल इज़राइल का आधिपत्य हो, स्वीकार किया जाए और इज़राइल को संपूर्ण संप्रभुता प्रदान की जाए। इसके अलावा इज़राइल की यह चाहत है कि वैश्विक स्तर पर इज़राइल को एक देश के यहूदी देश के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और संपूर्ण यरूशलेम को इज़राइल देश की राजधानी घोषित किया जाए, इसके रूप में स्वीकार किया जाए।
अभी पिछले समय में अमेरिका की में ये प्रस्ताव हुआ था कि यरूशलेम को राजधानी प्रस्ताव, उस पर काफ़ी विरोध हुआ है। इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने को तैयार नहीं है। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी और वहाँ के जो नागरिक हैं वो जल्द से जल्द यरूशलेम को राजधानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों में ये धार्मिक स्थल भी आते हैं। दोनों देशों के संघर्ष के विषय में विभिन्न देशों के जो दृष्टिकोण हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चल रहे इस दीर्घकालिक संघर्ष के विषय में यदि विभिन्न देशों के दृष्टिकोण की पड़ताल करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का पक्ष लिया है, शुरू से लेता रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। अपनी आत्मरक्षा करने के लिए वह किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्रवाई कर सकता है, उसे किसी भी तरह की दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस घनिष्ठ संबंध के पीछे मुख्य वजह जो मैंने आपको बताई कि एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल की उपस्थित आबादी यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में यहूदियों का बहुमूल्य योगदान है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष में के मद्देनजर तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष लेते रहते हैं। इसके उन्होंने फिलिस्तीन के दावे को मूर्त रूप देने पर बल दिया है। इसके अलावा विभिन्न अरब देशों ने तथा मुस्लिम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी फिलिस्तीन के दावे को सही माना है और इसे लागू करने वैश्विक स्तर पर प्रयास करते रहे। इस जो संघर्ष हो रहा है इसमें भारत की स्थिति क्या है? इस संघर्ष के दौरान भारत हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, सहयोग करता रहा है। यासर अराफात के ज़माने में जैसे उनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला था और उसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था और राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उनको एक हवाई जहाज भी मुहैया कहा था जिससे वो पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर सकें। पैसे से भी इजराइल की बहुत फिलिस्तीन की बहुत मदद की जाती रही है, समय समय पर सरकारें करती रही हैं। और 1992 ईस्वी से पहले भारत ने इजराइल के साथ किसी भी कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 में जो नरसिम्हा राव की सरकार आई थी उसके बाद इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे चले आ रहे संघर्ष से भारत ने हमेशा यह मत रहा है कि दोनों देशों को हिंसा त्याग कर शांतिपूर्ण वार्ता के साथ आपस में समस्या का समाधान करने की ओर बढ़ना चाहिए। दोनों देशों को हिंसा की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए और इस पक्ष में यदि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है तो उसे संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी विडंबना कहा जाएगा। वर्तमान समय में भारत और इजराइल विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत अब इजराइल से व्यापक मात्रा में सैन्य साजो सामान खरीदता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अभी जो उन्नत तकनीक इस्तेमाल करता है उसमें भी इजरायली अत्यधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत और इजराइल कृषि क्षेत्र में एक दूसरे को व्यापक सहयोग कर रहे हैं क्योंकि इजराइल में कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रयोग होता है और उसका फ़ायदा भारत भी उठा रहा है वहाँ की तकनीकें लाके। इजराइल और भारत के विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियाँ प्रदान कर रहा है ताकि भारत न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके बल्कि एक खाद्य निर्यातक भी बने और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। भारत और इजराइल के संबंध मतलब इजराइल के जो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, लगभग 4-5 लाख लोग हर साल भारत पर्यटन के रूप में आते हैं। बहुत सारे
भारतीय इसराइल में काम करते हैं, या इसराइल की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं। भारत की जैसे टाटा है, अडानी पोर्ट है, एसबीआई है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये सब इसराइल में अपना व्यापार करती हैं। तो भारत और इसराइल के संबंध इस समय बहुत प्रगाढ़ है और एक दूसरे का खुलकर मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं यहूदियों को, जो इजरायली देश में निवास करने वाले लोग हैं, क्योंकि जब पूरे विश्व में यहूदी प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो भारत ही एक ऐसा देश था जो जिसने उनको आगे बढ़कर गले लगाया। और कई 100 सालों से यहूदी भारत में रहते आए हैं, उनको किसी भी तरह की भेदभाव या उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई है। वो एक सामान्य नागरिक तरह जीवन यापन करते रहे हैं। इसराइल देश बनने के बाद बहुत सारे यहूदी जो भारत में रह रहे थे, वो जाके वहाँ नागरिकता ले लिए, वहाँ रह रहे हैं। और इसलिए इसराइल भारत या भारतीयों को एक सम्मानजनक नज़रिए से भी देखता है, और भारतीय भी इसराइल को काफ़ी पसंद करते हैं। विभिन्न धार्मिक पक्षों के लिए यरूशलेम का जो महत्व है, जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, इसमें जो सबसे बड़ी जो संघर्ष का क्षेत्र है, जो विषय है, वो 35 एकड़ जो भूमि है यरूशलेम की, उसके लिए है। सैकड़ों सालों से पहले यहाँ ईसाइयों का कब्जा था। उसके बाद 1187 में यहाँ मुसलमानों, ऑटोमन सम्राट का कब्जा हुआ, और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का कब्जा रहा। फिर उसके बाद 1948 में फिलिस्तीन का 3 पार्ट हो गया। फिर उसके बाद यहूदी, इजराइल और फिलिस्तीन बना, और यरूशलेम को अलग किया गया। यरूशलेम एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसमें ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। हिब्रू बाइबल यहूदी धर्म की एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है। यहूदी धर्म की इस धार्मिक पुस्तक हिब्रू बाइबल में इस बात का उल्लेख किया गया है, प्राचीन काल में राजा डेविड ने अपने इजरायली साम्राज्य की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाया था। इसके अलावा यहूदियों के लिए एक पवित्र धार्मिक संरचना पश्चिमी दीवार भी यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम में स्थित पश्चिमी दीवार पर यहूदियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस दृष्टि से यहूदियों की नज़रों में यरूशलेम न सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि धार्मिक महत्व भी रखता है। इसी तरह यदि ईसाइयों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ एक पवित्र चर्च है, स्थित है। इस लिहाज से ईसाई धर्म में भी यरूशलेम का अत्यंत पवित्र स्थान। इसके अलावा ईसाइयों के मान्यता के अनुसार ईसा मसीह को यरूशलेम में ही सूली पर चढ़ाया गया था, और इसी यरूशलेम में उनके धार्मिक महत्व से संबंधित एक कब्र भी स्थित है। इन तमाम पहलुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म की दृष्टि से भी यरूशलेम का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के मक्का और मदीने नामक दोनों पवित्र स्थलों के बाद ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इस कारण मुसलमानों की दृष्टि से भी एक धार्मिक भावना यरूशलेम के साथ अत्यधिक गहराई से जुड़ी हुई है। यरूशलेम में इस्लाम धर्म से संबंधित 2 अन्य प्रमुख स्थल भी अवस्थित हैं। इन स्थलों में डोम ऑफ द रॉक और डोम ऑफ द चैन है। इसलिए इन लिहाज से देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से यरूशलेम का महत्व इस्लाम धर्म में बहुत अधिक बढ़ जाता है। यरूशलेम में ही एक टेम्पल माउंट नामक स्थान है उपस्थित। इस टेम्पल माउंट को हराम अल शरीफ नामक एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल यहूदी धर्म में और इस्लाम धर्म दोनों के दृष्टियों से बहुत अधिक पवित्र माना जाता। कहा जाता है कि धार्मिक समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो यरूशलेम पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का बराबर अधिकार होना चाहिए। तो ये जो
यरूशलेम का जो इलाका है जो, और ये सब जो सारे चर्च और वो धार्मिक दीवार और जो वहाँ अलग सा मस्जिद है, ये सिर्फ उसी 35 एकड़ भूमि पे बना हुआ है और उसी की लड़ाई ये चलती रहती है। यरूशलेम वो जो जगह है 35 एकड़ जमीन, ये संयुक्त राष्ट्र के अधीन है, जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। इनमें सबसे जो पुराना धर्म है यहूदी, उसके बाद फिर ईसाई और फिर मुस्लिम। मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म आए हुए 1400 वर्ष के करीब हो गया। ईसाइयों को मानता है कि ये 2000 वर्ष इनको ईसाई धर्म फैले हुए हो गया। और यहूदियों का जो लिखित संविधान, मतलब लिखित जो ग्रंथ हैं या जो किताबें हैं, उसमें 4000 वर्ष का इनका संबंध मिलता है। तो ये तीनों एक ही शाखा का ही है, एक ही अब्राहम जो धारा है उसी से निकले हुए तीनों धर्म हैं। लेकिन इनके तीनों के आपस में संघर्ष रहे हैं। और जो ये यरूशलेम का इलाका है, इसमें बसे टेम्पल माउंट या हरम शरीफ ना तो इजराइल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कब्जे में है। और इसकी जो देख रेख करता है वो जॉर्डन के देख रेख में होता है। होली ऑफ होलीज का एक हिस्सा वेस्टर्न वॉल है। ईसाइयों का दावा है कि वहाँ ईसा मसीह को वहीं पर सूली पे चढ़ाया गया था और फिर वहाँ से वो जी उठे थे। और मुस्लिमों का है कि वहाँ पे उनके पैगंबर मदीना से वहाँ मक्का से वहाँ आए थे और फिर उसके बाद वो वहीं से स्वर्ग चले गए। तो और वहाँ अलग सा मस्जिद है, इसलिए उनके लिए भी वो काफ़ी %48 हिस्सा फिलिस्तीन का है, 44% इजराइल के कब्जे में है और 8% यरूशलेम का इलाका है। लेकिन आज के वक्त में 20% के करीब फिलिस्तीन के अंडर में है, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक है। और वेस्ट बैंक में किस PLO की सरकार है जो महमूद अब्बास के नेतृत्व में काम करती है। और गाजा पट्टी की जो हमास संगठन है उसके अंडर में वो शासित होता है। और जो यरूशलेम का इलाका है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में है। लेकिन वो देखा जाए तो एक तरह से पूरे यरूशलेम पे इजराइल का ही एक तरह से पूरा दबदबा है, क्योंकि उसकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी और जो भी देख रेख का काम है वो सारा इजराइल के ही कब्जे में है। फिलिस्तीन की अपने पास अपनी कोई सेना नहीं है और जो भी लड़ाई होती है वो गाजा पट्टी से ही इजराइल के ऊपर होती है। और अभी भी जो ये संघर्ष चल रहा है वो गाजा पट्टी की तरफ से ही है। हमास के पास लगभग 80,000 के करीब लड़ाके हैं जो उसके लिए काम करते हैं, उस संगठन के लिए। और जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो थोड़ा सा शांत है। संघर्ष तो वहाँ भी चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना उस हिसाब का नहीं है जो गाजा पट्टी की तरफ है। और अभी की जो स्थिति है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इजराइल और हमास के बीच में जो ये संघर्ष है ये बहुत आगे तक जा चुका है। और इजरायली गवर्नमेंट ने ये पूरी तरह से कह दिया है कि हम इजराइल गाजा पट्टी को पूरी तरह से साफ कर देंगे,
हमास के एक एक आतंकवादी, एक एक आदमी को मार देंगे, उनको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और जिसके लिए इजरायली सेना ने गाजा को घेर रखा है चारों तरफ से। और उसके बाद वहाँ की बिजली, पानी और जो सप्लाई लाइन है पूरी तरह से काट रखी है कि वहाँ से लोग पलायन कर जाएं। और उसके बाद वो ज़मीनी संघर्ष में अंदर दाखिल होंगे और फिर आमने सामने की लड़ाई होगी। हमास के पास किसी तरह का वैसा सपोर्ट नहीं है। उनको बाहरी देशों से मदद मिलती है। कहा जाता है कि ईरान उनको सपोर्ट करता है। अभी के संघर्ष में निकल के आ रहा है कि ये जो स्टार्ट हुआ है इसमें ईरान ने हमास की काफ़ी मदद की है, उनको लॉजिकल सपोर्ट दिया है। और इजिप्ट से, मिस्र से सुरंगों के माध्यम से या जो व्यापार होता है उनसे वहाँ पे बम बारूद हम गाजा पट्टी में आता है और उसी से हमास जो है इजराइल पे हमला कर रहा है। और अभी 4 दिन हो गया है और ये 5 दिन के करीब, और ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। रोज का रोज इजराइल गाजा पट्टी पे भयंकर बमबारी कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, चुन चुन के पिन पॉइंट पे वो हमला कर रहा है। और जिससे वहाँ की बिल्डिंगें तो ध्वस्त हो रही हैं, उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं जो बेकसूर हैं। क्योंकि हमास की जो कृत्य किया है वो किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। क्योंकि एक सभ्य समाज में आप ऐसे घिनौने और कार्य नहीं कर सकते कि आप छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दें, उनके गले काट दें, औरतों को मारें, बूढ़ी महिलाओं, बुजुर्गों को आप गोली मार दे रहे हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, उनका रेप, बलात्कार कर रहे हैं। कई सारे वीडियोस, कई सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि लोग उनकी लाशों पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। तो ये सब समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। और इसी को शुरू से इजराइल का ये मानना रहा है कि अगर उसके ऊपर कोई भी हमला होता है तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। जब जब भी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है उसने, चाहे 4, 6, 10 देशों ने मिलकर उसके हमला किया हो, उसने सबको पराजित किया है। या जो छोटी छोटी संघर्ष होता रहा है उसमें भी वो इनको हरदम पीटता रहा है और आज भी पीट ही रहा है। इन्होंने वहाँ 1000-1200 लोग मारे हैं, 2-3 हज़ार लोग घायल हैं इजरायली। लेकिन जिस तरह से गाजा पट्टी पे इजरायली बमबारी और मिसाइल अटैक कर रहा है, वहाँ मरने वालों की संख्या कई हज़ार में जाएगी, 10, 20, 50 हज़ार ना हो जाए। और कितने लाखों लोग वहाँ से पलायन करके भागेंगे, क्योंकि जो पूरी सप्लाई लाइन बंद कर रखी है, लोगों को पानी नहीं पीने को मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, बिजली नहीं है। तो लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागेंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो इजिप्ट जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे या वेस्ट बैंक जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। और जब ज़मीनी संघर्ष होगा तो और लोग मारे जाएंगे। मतलब जो हमास संगठन ने ये काम किया है इसका खामियाजा वहाँ के फिलिस्तीनी लोगों को भुगतना पड़ेगा। पहले भी भुगत रहे हैं और अब भी अगर ये संघर्ष जल्दी नहीं रुका तो ये और बड़े संघर्ष में बदल सकता है। इसमें और देश सम्मिलित हो सकते हैं। अभी सिर्फ मोरल सपोर्ट और वैसा है, लेकिन ये आगे चल के और बड़े संघर्ष में बदल सकता है। क्योंकि सारे पश्चिमी देश जो टॉप 5 देश हैं उन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। जो कुछ अरब कंट्रियां और जैसे तुर्की, ईरान, पाकिस्तान,
इनको खुद के घर में खाने को नहीं है, लेकिन इनको जो है हर जगह अपनी टांग अड़ानी है। अपना देश नहीं संभल रहा है, लेकिन इनको फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में कूदना है। तो ऐसे देश, भूखे नंगे जो देश हैं, वो भी फिलिस्तीन हमास का समर्थन कर रहे हैं। वो तो वहाँ कूटे जा रहे हैं। इन लोगों का भी नंबर लग सकता है अगर संघर्ष खत्म ना हुआ तो। और ये संघर्ष 1948 से, जब से इजराइल और फिलिस्तीन बने हैं, तब से लेकर अभी तक चल रहा है। और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र भी नहीं निकाल पाया। इनकी आपस में कोई ऐसी बातचीत होती नहीं, क्योंकि कोई भी, ना इजराइल और फिलिस्तीन, कोई भी अपने दावे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक कोई एक पार्टी, एक देश समझौते को मानने को तैयार नहीं होगा, तब तक किसी भी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचा जा सकता। और ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें आने वाले समय में यह दिखेगा कि कई हजार लाखों लोग मारे गए हैं, बेगुनाह लोग, वो चाहे इजराइल की तरफ से हों या गाजा पट्टी के लोग हों। और ये 10-20 साल, क्योंकि गाजा पट्टी के जो निवासी हैं, इनको सारी मदद जो है वो विश्व, संयुक्त राष्ट्र संघ और जो विश्व के देश इनकी मदद करते हैं थोड़ा थोड़ा, उसी से इनका काम चलता है, उसी से इनको खाना मिलता है, उसी से इनका जीवन यापन होता है। शरणार्थी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है इस क्षेत्र में, क्योंकि 20 लाख लोग हैं, ये भाग के कहाँ जाएंगे। जिस भी देश में जाएंगे, इतने लोगों को संभालना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और अगर ये गाजा पट्टी में रहते हैं तो ये बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि अभी जब जमीनी संघर्ष स्टार्ट होगा तो आमने सामने की लड़ाई में गोली किसी को देख के तो लगेगी नहीं, जो भी सामने आएगा वो मरेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो विश्व की शक्तियां हैं, इनको भी ध्यान देना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र के तो संगठन इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता अपील के अलावा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। क्योंकि जो बड़े देश हैं, वो पावरफुल देश हैं, वो किसी न किसी ग्रुप में हैं, चाहे वो इजराइल की तरफ हो या फिलिस्तीन की तरफ। तो वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, अमेरिका है, या फ्रांस है, तुर्की है, मिस्र है, जॉर्डन है, यही सारे देश कुछ अगर इसका समाधान, इस संघर्ष को समाप्त करने की कुछ समाधान ये लोग निकाल सकते हैं। और अगर ये जल्दी नहीं समाप्त हुआ तो ये संघर्ष बढ़ेगा, और कब कहाँ तक जाके रुकेगा ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि अगर इजराइल नहीं रहा तो उस क्षेत्र के जितने देश हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इजराइल की जो सैन्य पावर है वो बहुत बड़ी है, तकनीकी रूप से वो बहुत सक्षम है, और सैन्य दृष्टि से भी बहुत वो सक्षम है। और क्योंकि इतने समय से ये लड़ते रहे हैं, तो जीवटता भी इनमें बहुत है, ये मरने मारने से नहीं चूकेंगे। और इतने सारे संघर्षों के बाद भी ये आज अपने उस मुकाम पे हैं, तो इनसे जीतना भी बहुत मुश्किल है। इनसे बातचीत करके और समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन संघर्ष के माध्यम से इसका कोई समाधान नहीं होगा, बल्कि इजराइल और किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, वहाँ अपनी कॉलोनियाँ बनाएगा, और ये लोग देखते रहेंगे। और 2-4-10 साल फिर ये शांत रहेंगे, फिर ये अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करेंगे, फिर लड़ेंगे। क्योंकि ये 1948 से लेकर अभी तक यही होता रहा है। जब से दोनों बंटवारा हुआ है फिलिस्तीन का, तब से यही हुआ है। जब जब ये संघर्ष किए हैं, इजराइल ने इनको खूब ठोका पीटा है ढंग से,
और इनके क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया है और फिर अपनी शर्तों पे इनको वो क्षेत्र वापस भी किए हैं और कुछ क्षेत्रों पे अभी भी कब्जा है। जो 46% इजरायली क्षेत्र था वो अब 80% के करीब पहुंच चुका है। और अगर ऐसे संघर्ष चलते रहेंगे तो एक दिन ये पूरे फिलिस्तीन पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा और जो ये फिलिस्तीनी लोग हैं शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे और ये मानवता की दृष्टि से अच्छा नहीं है किसी भी समाज के लिए, वो चाहे कोई भी हो। और विश्व शांति के लिए भी ये बहुत बड़ा घातक होगा क्योंकि कोई भी संघर्ष अगर बढ़ेगा तो ये आगे चल के वैश्विक युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये इज़राइल और फिलिस्तीन का जो अभी संघर्ष चल रहा है इसके बारे में वीडियो था। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उपलब्ध हुई होगी अभी तक। आगे भी कुछ जो अपडेट्स होंगी उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @पॉलिटिकल साइंस 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।